नमस्कार साथियों। सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र तिवारी। आज बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों पर। तो इन चुनावों में 246 नगर पालिकाओं, 42 नगर पंचायतों और 288 नगराध्यक्षों के चुनाव होने हैं। वोटिंग 2 दिसंबर को हो जाएगी और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज यानी 1 दिसंबर को है। इस चुनाव प्रचार में बहुत अलग तरह के समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो इस चुनाव प्रचार से जो माहौल बना है उसमें भाजपा सबसे आगे दिख रही है। कई स्थानों पर उसके सहयोगियों के बीच में भिड़ंत भी है, लेकिन कुल मिलाकर माहौल जो है वो भाजपा के साथ है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो छोटे चुनाव होते हैं जैसे नगर पालिकाएं या नगर पंचायतें, इसमें सत्तारूढ़ दल को वैसे ही लाभ मिलता है। ये पुराना इतिहास रहा है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इसको तोड़ने के लिए विपक्ष की ओर से क्या कोशिशें हो रही है। तो आज हम यह लेखा जोखा करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बात लेते हैं भाजपा पार्टी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की। तो भाजपा के स्टार प्रचारक तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही हैं। वह दिन रात एक करके लगातार हर जगह पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां भी चुनाव है स्थानीय निकाय के, वहां पर वह प्रचार कर रहे हैं। और कई बार उन्हें अपना हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए भी देखा गया है। यहाँ हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आगे भी जिन नेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो प्रचार कर रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखेंगी। दूसरा नंबर है एकनाथ शिंदे जी का। आपको हमने एक दो एपिसोड पहले बताया था कि इन दिनों थोड़ी सी तनातनी चल रही है भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच में। इन सब से अलग होकर शिंदे लगातार प्रचार कर रहे हैं। जहां भी उनके कैंडिडेट हैं वह भी हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। और तीसरा नाम है अजित पवार का। अजित पवार अपने भतीजे युगेंद्र पवार की शादी में भी 30 नवंबर को नहीं गए और वह चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अजित पवार भी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए। वह भी हेलीकॉप्टर से खूब दौरा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो भाजपा गठबंधन के तीनों प्रमुख दल हैं उनके तीनों प्रमुख नेता पूरे राज्य का खूब दौरा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कई स्थानों पर उनमें आपस में भी भिड़ंत है और यह भी चर्चा है कि कई जगह तो इसलिए आपस में भिड़ंत रखी भी गई है या छूट दे दी गई है। स्थानीय जो नेतृत्व है या स्थानीय कार्यकर्ता हैं या जो स्थानीय यूनिट है उनको यह छूट दे दी गई है कि अगर कहीं ऐसा भाजपा या शिंदे सेना या भाजपा अजित पवार की पार्टी या शिंदे सेना अजित पवार की पार्टी पार्टी के बीच में भी अगर कोई भिड़ंत होती है तो उसे कर लो, यानी एक तरह से हरी झंडी दे दी गई है। इसका एक नुकसान आप कह सकते हैं कि आपस में भिड़ंत हो रही, लेकिन फायदा यह भी होता है कि उसमें विपक्ष का जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है। यानी जीतेगा तो मान लीजिए किसी सीट पे अगर शिंदे सेना का कैंडिडेट, उसके खिलाफ अगर भाजपा का कैंडिडेट है, तो दोनों आपस में लड़कर माहौल ऐसा बनाएंगे कि उनमें से दो में से तो कोई एक ही जीतेगा। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि शरद पवार की एनसीपी, वो जो कि अजित पवार से अलग है, उसने इस तरह के गठबंधन किए हैं कि अजित पवार की जो लोकल यूनिट है उससे तालमेल बिठा लिया है। एक दो जगह तो ऐसा भी है कि भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर, यानी जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है उसके पार्टी की लोकल यूनिट के लोगों ने आपस में गठबंधन जैसा कर लिया। ऐसे कई जगह है। तो राजनीति में ऐसा कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन लोकल यूनिट में अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने राजनैतिक वर्चस्व को बनाए रखने के हिसाब से इस तरह के
जोड़ तोड़ वाले गठबंधन बहुत सारे हुए, लेकिन इनसे दीगर अगर देखें तो ओवरऑल यह दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा गठबंधन जो है लगातार बढ़त पर है। और कोई आश्चर्य नहीं कि जो 246 जो नगर पालिकाएं हैं, उसमें तीनों जो दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो मिलकर 200 का आंकड़ा पार न कर जाएं। बिल्कुल हो सकता है, और इतने ही नगराध्यक्ष भी चुने जा सकते हैं। अब आइए विपक्ष पे नजर डालते हैं। विपक्ष बुरी तरह से पिछड़ रहा है। मतलब हमने काफी लोगों से पूछा, जो प्रचार कर रहे हैं उनसे पूछा, स्टार प्रचारकों से पूछ के बारे में जानना चाहा, तो यह पता चला कि पहली बात तो कांग्रेस का कोई नेता प्रचार ही नहीं कर रहा है सिवाय हर्षवर्धन सपकाल के। हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वे जाने में जो पहचाने चेहरे नहीं है। वो राहुल राहुल गांधी की पसंद है। कुछ ही दिनों पहले उन्हें राहुल गांधी ने जो है अध्यक्ष पद सौंपा है, और ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। जो पुराने जो कांग्रेसी हैं, वो लगभग अपने जो एरिया है, छोटे छोटे जो जिले के हैं, वहां की नगर पालिकाओं में वो प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे स्टेट में, महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार करता दिख नहीं रहा था। इससे लगता है कि हर्षवर्धन जी के लिए कोई बहुत ज्यादा सहयोग किसी से नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो प्रभारी हैं रमेश चन्नीथला, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, या कहीं एक नाम के लिए सही कोई सभा कर लें। एक इमरान प्रतापगढ़ी जो शायर हैं, आप सब लोग जानते होंगे, वो महाराष्ट्र से सांसद हैं। उन्होंने एक दो सभाएं जरूर दी, लेकिन इसके अलावा कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता तो दिखाई नहीं पड़ा। अब उसमें कांग्रेस के नेता तर्क यह देते हैं कि यह तो बड़ा लोकल सा इलेक्शन है, इसमें हम बाहर के नेताओं को बुलाकर क्या करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपना तर्क हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह भी है कि बाहर के नेताओं को न बुलाएं, लेकिन जो महाराष्ट्र के नेता हैं, जो लोकल नेता हैं, उनको तो बुलाया जा सकता है। तो उसमें दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि महाराष्ट्र में कोई बड़े नेता बचे ही नहीं रह गए कांग्रेस के, या तो सब बीजेपी चले गए, या वो लगभग रिटायरमेंट जैसी स्थिति में। तो वो बिल्कुल जो है प्रचार में अपने इलाके को छोड़ करके कहीं सक्रिय नहीं है। तो ये एक समस्या है कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस के साथ इतनी बड़ी समस्या है कि एक बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं, बाला साहेब थोरात, उनका जो इलाका है संगमनेर में, उन वहां पे जो है, उन्हें जो है कोई जो है कहने का मतलब कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। हमारे पास जो, मैं अभी आंकड़ा देख रहा था, तो बाला साहेब थोरात जैसे वरिष्ठ नेता के इलाके में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट न मिलना, इससे ये समझ में आता है कि कैसे वहां पर स्थिति खराब है। उसी तरह जो है धुले में एक सीट है, वहां पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं। ऐसे आपको कई सीटें मिलेंगी जहां कांग्रेस के कोई आपको कैंडिडेट ही नहीं दिखेंगे। तो कांग्रेस की ये हालत है। अब अकेले हर्षवर्धन सपकाल जो है, वो चुनाव प्रचार की धुरी संभाले हुए है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिलती दिख नहीं रही है, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं है। और वह रोड से कितना कर पाएंगे, मुझे लगता है धन की भी एक बहुत बड़ी कमी उनके सामने है। उन्हें हेलीकॉप्टर से दौरा करते और प्रचार करते नहीं देखा गया है, जबकि बीजेपी गठबंधन के तीनों दल हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। तो ये तो रही कांग्रेस की बात। अब आइए दूसरे जो बड़े ग्रुप हैं, शरद पवार वाली एनसीपी, वो भी एकदम ठंडी पड़ी हुई है। उसके जो अध्यक्ष हैं शशिकांत शिंदे, कुछ जगहों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन उनका भी कोई जो है ज्यादा जो प्रचार कहते हैं या माहौल बनाने वाला प्रचार बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनकी जो पार्टी की सुप्रिया सुले हैं, वो भी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। शरद पवार हम मान सकते हैं कि उम्र हो गई है उनकी, तो ज्यादा शायद वो ट्रैवल न कर सके, शायद इसलिए भी वो नहीं एक्टिव हैं। तो कुल मिलाकर एनसीपी जो शरद पवार की है, उसमें शशिकांत शिंदे के अलावा कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और किसी भी नेता के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उनकी पार्टी के जो जो बड़े नेता हैं, वो उस तरह से, और ये भी बात सही है कि बहुत सारे जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं, वो तो अजित पवार के साथ चले गए हैं। तो उस तरह से शरद पवार के पास भी केवल पिता और पुत्री के अलावा
कोई भी बड़ा नेता वहां दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो पिछले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, वो तो कहीं चुनाव प्रचार में दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। शायद वह अपना अध्यक्ष पद जाने से नाराज हैं। तो ये रही शरद पवार की पार्टी की बात। अब जो है कांग्रेस यानी एमवीए यानी जो इंडिया गठबंधन की जो तीसरी पार्टी है वो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी यूबीटी की शिवसेना। तो उद्धव तो बिल्कुल निकले ही नहीं मुंबई से और कहीं भी उन्होंने कोई नहीं प्रचार किया। 3 हफ्ते पहले उन्होंने मराठवाड़ा का दौरा किया था और किसानों से मुलाकात की थी। उसके बाद से कहीं भी वो चुनाव प्रचार में नहीं गए। अब उसका रीजन क्या है हमें पता नहीं है। और एक और ठाकरे परिवार के सदस्य हैं राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी। पता नहीं उनके कैंडिडेट कहीं खड़े हैं या नहीं खड़े हैं या बहुत लिमिटेड जगहों पर खड़े हैं। खुद राज ठाकरे कहीं भी चुनाव प्रचार करते दिखाई नहीं पड़े। एक भी सभा दोनों ठाकरे बंधुओं की एक भी सभा दिखाई नहीं पड़ी। और इसीलिए जो शिवसेना शिंदे के एक नेता हैं जो पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस में, संजय निरुपम, उन्होंने चुटकी भी ली कि देखिए सारे नेता तो दिन रात एक करके भाजपा के हो, शिंदे सेना के हो, अजित पवार हो, वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने दुखती रग पर तो एक तरह से हाथ रखा है। तो ये रहा यूबीटी और जो है ठाकरे परिवार की बात। और बाकी जो दल हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या जो वामपंथी दल हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, उनके कैंडिडेट जरूर खड़े होंगे कहीं इधर उधर। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पार्टियां हैं ये इस नगर पालिका चुनाव में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कुल मिलाकर जो ये चुनाव का जो माहौल है ये बड़ा बड़ा ही एक तरफा जैसा लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी वाली वो काफी बढ़त पर है और जो विपक्षी दल है वह अपने में परेशान है। ये अलग बात हो सकती है कि ये जो जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को छोड़ करके, मुझे लगता है कि ठाकरे परिवार का ज्यादा जो जोर है वो महानगर पालिका चुनावों पर होगा। जब मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, ये जो नवी मुंबई, इस तरह की जब बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे तब उनकी सक्रियता निश्चित रूप से होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है, यह विपक्ष नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सीमित जो है असर से आपको राज्य में सत्ता मिलना मुश्किल है। उसके लिए जरूरी है कि आप गांव-गांव घूमें, गांव-गांव जाकर आपको अपनी पार्टी का प्रचार करना होता है और उसे मजबूत करना होता है। अगर आप कुछ हिस्से आप उपेक्षित कर देंगे तो उससे आपकी पार्टी का विस्तार नहीं होगा। और यह समस्या जो है शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे दोनों के साथ आ रही है। शरद पवार की पार्टी के साथ भी लगभग यही फैक्टर काम कर रहा है कि इन तीनों पार्टियों के नेता कुछ चुनावों को एक तरह से निग्लेक्ट कर रहे हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आगे चलकर जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ेगा। इस मामले में शिंदे सेना और अजित पवार का उदाहरण सामने है कि वो लगातार इतनी तेजी से प्रचार कर रहे हैं, इतना एक्टिव होकर के प्रचार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ते रहेगा। और जब किसी गांव में कोई बड़ा नेता जाता है तो उस पार्टी का आधार अपने आप मजबूत होता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं को बल मिलता है। यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ठीक है, अब ये अपने अपने समीकरण होंगे, अपने अपने रीजन होंगे, अपने अपने भविष्य के आकलन होंगे। तो हर दल उसी तरह से काम कर रहा है। लेकिन इन सभी दलों को भाजपा से सीखने की जरूरत है कि कैसे भाजपा लगातार छोटे से छोटे चुनाव को भी युद्ध की तरह लड़ती है। और ये भी कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट है कि एक तो वो सत्तारूढ़ दल है, दूसरे उनके पास संसाधनों यानी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि बाकी दलों के पास इसकी बहुत कमी है। वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो आपके बहुत सारे खर्च होते हैं। तो इस खर्च का निपटारा कैसे किया जाए यह विपक्ष को सोचना चाहिए। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि क्यों उसके जो बाकी नेता हैं वो सक्रिय क्यों नहीं है।
राहुल गांधी को भी इस पर लोगों से पूछना चाहिए कि उन्होंने हर्षवर्धन सपकाल को अकेले जंग के मैदान में क्यों छोड़ दिया और क्यों नहीं लोगों ने इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। तो ठीक है, अब ये तो रहा, ये पूरा जो लेखा जोखा है कि किसने क्या प्रचार किया, आज का एपिसोड हमने इसी पर रखा कि किसने किस तरह से प्रचार किया। और मेरा जो अनुमान है, जो मेरा अंदाजा है कि किस तरह से भाजपा गठबंधन को भारी लाभ मिल सकता है। और आगे आने वाले जो बाकी चुनाव है, जो इसके बाद जो अगला चरण होगा, जो जिला परिषदों का होगा, महानगर पालिकाओं का होगा, उसमें भी यह जोर कायम रहने वाला है। महाराष्ट्र में अगले 2 महीने यानी जनवरी तक या फरवरी पहले हफ्ते तक तो चुनाव का ही माहौल रहेगा और पूरा राज्य जो है चुनावी रंग में डूबा रहेगा। तो हम इस पर नजर रखेंगे, आपकी भी नजर रहेगी, आपको मैं नई जानकारियां लेकर आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।